सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस को उस हिसाब से देखें कि सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में किस तरह से है, कुछ बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ताकि जो पुराना कुछ छोटा मोटा अगर आप भूल रहे हो तो वो आपको मालूम हो या याद आ जाए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सॉल्यूशंस होते क्या है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है या वो किसे आप बोलोगे, तो सॉल्यूशन एक, जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा जो केमिकली नॉन रिएक्टिव जो सब्सटेंसेस है उनका। होमोजेनस मिक्सचर अभी बात कर ली, लेकिन टू और मोर, मतलब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में हमने केवल दो ही सब्सटेंसेस मिलाने हैं, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो भी सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो होमोजीनस होना चाहिए। ठीक है ना, और जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होनी चाहिए, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, और ये दो चीजें क्या है, पहली चीज होती है जिसको आप बोलते हो सॉल्यूट, विलेय, और दूसरी जो चीज होती है उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट, विलायक। तो विलेय और विलायक ये जब दोनों मिलते हैं और एक नॉन रिएक्टिंग एक मिक्सचर बनाते हैं, नॉन रिएक्टिंग का मतलब जैसे कि अगर आप दो चीजों को मिलाओ तो उसमें आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, वो एक मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर, आप जैसे मिक्सचर नमकीन खाते हो, वहां पर आपको पता होता है कि कहाँ दाल है, कहाँ जो है वो सेब है, कहाँ पर मूंगफली पड़ी हुई है, कहाँ पर क्या है, तो वो मिक्सचर है ना। मिक्सचर का मिक्सचर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तो दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, उसको आप बोलते हो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है। अगर कोई चीज किसी सॉल्यूशन में कम अमाउंट में है तो उसे आप बोलोगे सॉल्यूट, और अगर कोई चीज लार्ज अमाउंट में है, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसे आप बोलोगे सॉल्वेंट। जैसे कि अगर आप चीनी और पानी दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाते हो, तो देखो चीनी आप क्या डालते हो, कम क्वांटिटी में डालते हो, और पानी जो है वो ज्यादा लेते हो। तो जो कम क्वांटिटी में है चीनी, उसको आप बोलोगे कि वो सॉल्यूट है, जिसे आप घोलते हो, और जिसमें घोलते हो वो ज्यादा होता है ना। तो जो चीज ज्यादा अवस्था में है, ज्यादा अमाउंट में है, उसको आप सॉल्वेंट, और जो कम में है वो सॉल्यूट। और इसको आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन होते हैं अगर पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है, और एक अगर पानी के अलावा आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया है तो। ठीक है ना, तो एक होते हैं आपके एक्वस और एक होते हैं नॉन एक्वस। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। और सॉल्यूशन को आप इस तरह से भी बता सकते हो कि अगर सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसको आप बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको क्या आप बोलते हो कि साहब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। ठीक है ना, जब ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो। और एक और दूसरे तरीके से भी आप क्लासिफाई कर पाते हो सॉल्यूशन को, कि एक आप बोलते हो कि साहब अगर मेरा जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में घुला हुआ है इस सॉल्वेंट में, मैक्सिमम अमाउंट में, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये तब होता है जब मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट घुला होता है, मैक्सिमम सॉल्यूट यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर वो मैक्सिमम अमाउंट में नहीं होता तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर आप पानी में चीनी घोलने लगो और थोड़े अमाउंट के बाद में धीरे धीरे उसमें चीनी और मिलाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा उसके बाद में चीनी घुलना बंद हो जाएगी, चाहे आप कितना ही टेम्परेचर उसका बढ़ा लो, फिर वो चीनी नहीं घुलेगी, वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें जो चीज एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको मोल्स पता होने चाहिए, मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो भी ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मोल जो है
अगर एक हमें मालूम है, देखो जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत ही माइन्यूट साइज उनका होता है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, गिन नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितने हैं, है ना। अमाउंट जो है किसी भी सब्सटेंस का आप गिन करके नहीं डाल सकते कि मैंने इतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए या इतने मैंने चीनी के मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो मोल को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए तो आपको एक यूनिट काम में लेनी पड़ती है जो मोल ने दी, और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 इतने पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये कुछ भी, है ना। तो अगर आपके पास में इतने पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, जिसको आप ये एवोगाड्रो नंबर बोलते हो, तो इस अमाउंट को, इसका ये जो अमाउंट है इतने पार्टिकल्स का, उसको आप बोलोगे इट इज इक्वल्स टू 1 मोल। वो 1 मोल के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 पार्टिकल्स और स्पीसीज। और किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल निकालना है, उसको आप एक रिलेशन से निकाल सकते हो। क्या कि देखिए, मान लीजिए आपके पास में आपको निकालना है किसी का भी, जैसे पहले मैं आपको यहाँ पे मोल, अगर आपको मोल ऑफ सब्सटेंस तो कैसे निकाला जाता है, आपको कहीं ना कहीं आप एक काम तो कर सकते हो कि आप एक तराजू ले सकते हो और उस तराजू से उस सब्सटेंस का वेट जो है वो आप तौल सकते हो कि साहब वो जो सब्सटेंस है वो इतने वेट का है। तो लेट से कि हम उसका लेंगे कि मास कितना है, मास इन ग्राम्स। तो आपको किसी भी सब्सटेंस का मास दिया होगा ग्राम में, या आप तौल सकते हो कि ग्राम में आपने उसको तौल लिया। और आप क्या कर सकते हो, उस सब्सटेंस का जो मोलर मास है, मोलर मास, वो आपको पता होता है। जैसे कि अगर आप वाटर का लें तो वाटर का मोलर मास क्या है कि हाइड्रोजन है हमारे पास में 2, इसका एटॉमिक मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास में 1, इसका एटॉमिक मास होता है 16। सो 2 प्लस यहां पर ये 16 इक्वल्स टू 18, ये इसका मोलर मास आ गया 18। तो यहां पर आप वाटर को तौलो, ठीक है ना। मान लो कि मैंने वो वाटर तौला 36 ग्राम, 36 ग्राम पानी ले लिया मैंने, ये तो आप इजीली कर सकते हो। एक बीकर लो उसके और उसको तराजू पे रखो और उसमें पानी डालते जाओ, जब 36 ग्राम हो जाए निकाल लो, और उसका मोलर मास हमने लिखा 18। तो अगर आप इसको करोगे तो ये क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 36 ग्राम पानी है वो 2 मोल्स के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है मोल कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा एक मैंने एक आपको बताया कि साहब ये आपको पता होना चाहिए। और इस मोल कॉन्सेप्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और निकाल सकते हैं कि किसी भी एक एटम का, यहां पर अगर आप वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये H2O, इस एक H2O का जो क्या कहते हैं मास क्या होगा वो आप निकाल सकते, ठीक है ना। कैसे निकालोगे कि साहब 1 मॉलिक्यूल जो है उसका जो मास होता है, उसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर, जिसको आप n नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, इससे आप अगर क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो एक मॉलिक्यूल का क्या निकल के आ जाता है, मास निकल के आ जाता है। और वो एटम का अगर आप ले रहे हो तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा, मॉलिक्यूल का ले रहे हो तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ठीक है। एक और चीज जो हमको इस चैप्टर में समझनी है, इस मोल कॉन्सेप्ट के अलावा, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशो होता है एक्चुअली कि कितने नंबर ऑफ जो मोल्स हैं किसी एक कंपोनेंट के, वो उस सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी एक सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर हमने कर लिया, यहाँ पर इसमें पानी जो है हमने भर लिया और यहाँ पर हमने कुछ
शुगर जो है वो इसके अंदर डाला, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ये बताएं, अब ये कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन जब बन जाएगा, चीनी इसमें घुल जाएगी यहाँ, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो चीनी है इस सॉल्यूशन में, उसका फ्रैक्शन वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो वो बताने के लिए हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक टर्म काम में लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्वेंट हो सकता है या सोल्यूट हो सकता है, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीटा से। ये जो जीटा एक्स की तरह हम लिखते हैं, इसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज और कि अगर मान लीजिए कि ये मैं देखना चाहता हूं सॉल्यूट के लिए, ये मैं लिख देता हूं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? हम यहां पर निकालेंगे कि वो जो भी सॉल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हम निकाल सकते हैं। इससे निकाल सकते हैं, ये जो हमने ऊपर यहां पर बताया कि हमने उसको वे कर लिया और वे करने के बाद में देख लिया कि उसमें हमने कितने मोल उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर आप फॉर्मूला लगा देते हो तो जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन आपको आ जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं कि सब काई, और यहाँ पे मान लीजिए कि ए हम देते हैं सॉल्यूट के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसको हम Na मान लेते हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या चीज होती है? दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमने A मान लिए Na, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमने Nb मान लिए। तो ये अगर आप पुट कर देते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सॉल्यूशन में। और अगर आप काय बी निकालना चाहते हो, काय बी का मतलब ये हमने सॉल्वेंट के लिए यूज किया है और ये हमने सॉल्यूट के लिए यूज किया है, ठीक है ना। तो ये जो A है ये हमने रिप्रेजेंट लिया है सॉल्यूट के लिए, और B जो हमने लिया है वो लिया है सॉल्वेंट के लिए। तो ये जो काय बी है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि वो जो सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जो रिलेटिव एक तरह का जो रेशो है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि आपके पास में 20 मोल्स सॉल्यूट के हैं और 80 मोल सॉल्वेंट के हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के इसको हम बोल देते हैं ये है Na, और इसको हम बोल देते हैं ये है Nb। तो अगर आपको अब बोला जाए कि जब ये जो सॉल्यूट है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप यहां पे निकाल दो 20, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट, और ये 20 प्लस 80 इक्वल्स टू 20/100। तो ये 1/5 जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका हो जाएगा किसका? सॉल्यूट का। तो ये आप यहां पर निकाल दिया आपने Na। और अगर आप Nb नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ Nb अगर आप निकालना चाहते हो, काई A, तो यहां पर इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं सॉल्वेंट के? 80। टोटल कितने हैं? 20 प्लस 80 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 80/100। और ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4/5। और एक चीज और आप यहां पर देखते हो या ध्यान रखना है आपको कि ये जो काई A प्लस काई B, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का जो जोड़ है, जो सम है, वो क्या आता है? हमेशा 1 आता है। आप यहां पर कर लो 1/5 प्लस 4/5।
तो क्या आ जाएगा, ये 5 कॉमन, ये एलसीएम आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 1 + 4 = 5/5, इसको काटोगे 1। तो ये जो काय A प्लस काय B, ये क्या है, हमेशा 1 आना चाहिए। इसका मतलब आपने जो मोल फ्रैक्शन निकाला है वो सही निकाला है। और इसी से अगर आपको एक चीज पता है दूसरी चीज नहीं पता, आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको काय A निकालना है, तो काय A आप निकाल लो। काय A = क्या हो जाएगा, ये 1 - काय B। तो आपको केवल काय B पता था, काय A नहीं पता था। तो एक चीज का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, या फिर आपको काय B निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, सो ये फॉर्मूले भी आपके जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी यहां पर, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोल्स क्या होते हैं, या मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और एक जो चीज थी कि साहब जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, ये हमने यहां पर सीख लिया, समझ लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो हम यहां पर लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशंस। तो अगर एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, अगर कोई भी सॉल्यूशन, एक कोई भी ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि वो होमोजीनस होना चाहिए, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है कंप्लीटली, तो उसे हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एक आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हम आइडियल गैसेस में बोलते हैं कि जो गैस नियमों का पालन करती है, जो भी गैस, वो आइडियल गैस है। अब वो गैस के नियम क्या है, वो बायल्स लॉ है, वो चार्ल्स लॉ है, वो डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर जो लॉ है वो है। तो इन सब लॉज को जो फॉलो करने वाली गैस है उसको हमने बोला कि वो आइडियल गैस होती है। ऐसे ही अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले सभी सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर हम उसको रियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और यू कैन से इट रियल सॉल्यूशन। अब देखो, आइडियल नाम से ही पता है कि आइडियल मतलब एक इमेजिनरी चीज, कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं किसी भी चीज को, तो वो उस आइडियल बिहेवियर से अलग होती है, थोड़ा सा उसमें कुछ डेविएशंस आ जाते हैं। तो उन डेविएशंस के आने पर वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं रहता, फिर हम उसे बोलेंगे क्या, हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, एक रियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, रियलिटी में हमें जो मिल रहा है, और या फिर हम उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमें यहां पर एक नई टर्म मिली, राउल्ट्स लॉ। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर जो राउल्ट्स लॉ है वो राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये परफेक्टली फॉलो नहीं करेगा तब तक हम ये कह नहीं सकते। तो राउल्ट्स लॉ क्या है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि साहब ये राउल्ट्स लॉ है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उनके जो पार्शियल प्रेशर है, जैसे एक सॉल्यूशन हम यहां पर ले लेते हैं कि साहब हमने उसमें ए कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट हमारा बी है, इसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, सॉल्वेंट, और इसको हम सॉल्यूट मान लेते हैं, है ना। ये थोड़ी देर के मान के लिए चलते हैं, क्योंकि हम बार बार सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिखेंगे तो थोड़ा
टाइम भी लगेगा, तो उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि सब सॉल्वेंट को हम A मान रहे हैं और सॉल्यूट को हम B मान रहे हैं, और इससे हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। वो सॉल्यूशन बना हमारे पास में ये AB, ये हमारे पास में है सॉल्यूशन। ओके, तो एक सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर है हर कंपोनेंट का, इस A का पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर, और ये जो B सॉल्यूट है इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। कि अगर हम इस सॉल्वेंट की बात करें कि ये जो सॉल्वेंट है ये एक कंपोनेंट है, तो इस सॉल्यूशन में इस सॉल्वेंट का एक वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, इसको हम VP से लिख देते हैं, जल्दी लिखा जाएगा हमारा, और इस B का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर है इस A की वजह से और इस B की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल p से, और क्योंकि अगर वो A के लिए है तो वो हम उसको PA ले लेते हैं, और अगर वो B की वजह से है, मतलब सॉल्यूट की वजह से है, तो उसको हम PB ले लेते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो A का है, यहां पर अगर हम B के लिए पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो वो काय B के लिए। तो ये जो लॉ है इसको हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में, इन अ सॉल्यूशन, जो पार्शियल प्रेशर है हर कंपोनेंट के, चाहे वो कंपोनेंट सॉल्वेंट हो चाहे वो कंपोनेंट सॉल्यूट हो, हर कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ, और इसको अगर वो फॉलो करता है, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब यहां पर एक नई टर्म आ गई। क्या टर्म आ गई कि साहब ये वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब वेपर प्रेशर से पहले हम यहां पर समझते हैं कि वेपर क्या होती है, और फिर बात करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बाद में न रहे। हम यहां बात करते हैं वेपर्स की। और देखो, वेपर जब आप बात कर रहे हो तो हमेशा आपको पता है कि हम किसी भी एक चीज को, किसी भी एक सब्सटेंस को अगर आप गर्म करते हो, ये मान लीजिए कि कोई भी एक सब्सटेंस हमने लिया है जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। अगर ये सॉलिड हुआ तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो मैं इसको गर्म कर रहा हूं यहां पे, वो क्या करेगी, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, और फिर उसके बाद में मैं इसको और गर्म करूंगा और हीट प्रोवाइड करूंगा, तो ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं उसके वेपर्स बन जाएंगे, वेपर। इट मींस जो वेपर बना है ये किसकी वजह से बना है, यहां पर एक टर्म काम में लेते हैं जिसको आप बोलते हो एवेपोरेशन। लेते हो ना, आपने पढ़ा होगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण जब हम इसका करते हैं तो वाष्पीकरण इस सब्सटेंस को गर्म करने पर होता है, और पहले ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वाष्पीकरण किसका होगा, यहां ये जो नीचे मॉलिक्यूल बैठा हुआ है इसका एवेपोरेशन होता है, या फिर यहां पर ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है इसका एवेपोरेशन होता है।
तो जाहिर सी बात है कि जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ जितने भी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो एनर्जी लेकर के और क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ वेपर्स बनने लगेंगे। ये नीचे वाला जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, ये धीरे 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 ये जो हम गर्म कर रहे हैं इससे इस एनर्जी को लेता रहेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। लेकिन एवोपरेशन जो होता है वो किसका होता है, इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स का होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मालूम है और आपको यहां पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सरफेस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इवेपोरेटेड, इवेपोरेटेड, ये इवेपोरेट होते हैं। अच्छा, ये सरफेस वाले ही इवेपोरेट क्यों हो रहे हैं, तो इसका रीजन मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कम है क्योंकि ये नीचे है। दूसरी चीज ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक आपने फोर्सेस पढ़े होंगे, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, ससंजक बल और असंजक बल। तो अगर आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है ना, ये एक सब्सटेंस मैंने यहां पर इस कंटेनर में ले लिया और यहां पर ये दूसरा सब्सटेंस है ना, ये मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन सबके बीच में क्या होगा, एक वंडरवाल फोर्स होता है जो इनको आपस में क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ये सारे के सारे अट्रैक्शन होता है। जबकि यहां जो सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, सिर्फ नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में और जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में क्या दिखाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, या जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो ये दिखाएगा। और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो उसे हम बोलते हैं ससंजक बल, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स। और अगर अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई फोर्स होता है तो उसे हम बोलते हैं adhesive फोर्स। तो ये जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं दीज आर मोर अट्रैक्टिव नेचर, और एडहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो कम अट्रैक्टिव नेचर के यहां पर होते हैं। ओके, सो यहां पर क्योंकि एक ही तरफ मॉलिक्यूल्स पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए आप जाहिर सी बात है यहां पर आप बता सकते हो कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स है यहां पर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आप बताओ कि जहां पर ज्यादा इस मॉलिक्यूल के पास में ज्यादा एडहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो ये क्या बाहर निकल के जाएगा क्या, यहाँ एवेपोरेट होगा क्या, नहीं। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि यहां पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरा ये है कि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम है जिसकी वजह से ये एवेपोरेट कर जाता है और ये यहां पर ऊपर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। ओके, अब ये वेपर तो बन गई, लेकिन ये क्या प्रेशर लगाएगी क्या, कोई प्रेशर लगाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वेपर बनती जाएगी और ये एटमॉस्फेयर में चलती जाएगी। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में ये हमने इसको जब हीट दिया तो ये मॉलिक्यूल सराउंडिंग में बिखरते जाएंगे या जाते जाएंगे, तो यहां पर कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन अगर सोचो कि अगर आपका ये जो कंटेनर है इसमें हमने जो लिक्विड लिया है और इस कंटेनर को कर दिया अब मैंने बंद, क्लोज्ड कंटेनर ले लिया, अब जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें प्रेजेंट, ये जब वेपर बनाएंगे तो ये यहां ऊपर नहीं जा पाएंगे बाहर निकल करके, और जब ये बाहर निकल करके नहीं जा पाएंगे ये, तो क्या करेगा, ये वेपर जो है इस कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगी, ये एक दीवार पर प्रेशर लगाएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स इनकी काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी यहां आकर के धक्का देगी, तो जो प्रेशर लगेगा वेपर्स की वजह से एक लिक्विड सरफेस पर, ठीक है ना, मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, ये जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, जिसको आप वीपी से बताओगे, है ना। अब कहीं पर भी अगर हम वीपी लिखते हैं तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि मैं बार बार वेपर प्रेशर लिखूंगा तो इट टेक्स टाइम। और ये जो वेपर प्रेशर लग रहा है
अब ये अच्छा, ये सब्सटेंस जो है ना यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया है, ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। अगर इसमें एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो वो इम्प्योर हो जाएगा, है ना? तो ये हमारे पास कैसा होना चाहिए? प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर, ये जो ऊपर ये जो वेपर प्रेशर लग रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पी नॉट से। तो पी नॉट इज अ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, सॉरी, ये पार्शियल इन द सेंस, वो अब सॉल्यूशन में होगा तो वो उसको हम पार्शियल बोलेंगे, और ये प्योर फॉर्म में है तो उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया, और वेपर प्रेशर ये भी समझ में आ गया कि हमेशा कहां पर होगा? इस क्लोज्ड कंटेनर में होता है, ठीक। नाउ ये जो वेपर प्रेशर है, इसको बहुत सारी कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे या अफेक्ट करेंगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये इसके फैक्टर्स मालूम है तो जब हम आगे स्टडी करेंगे और आगे बताएंगे कि साहब आइडियल सॉल्यूशंस में या रियल सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है, तो वो आप वहां इजीली बता सकते हो कि अच्छा सर ये फैक्टर चेंज हो गया तो इसकी वजह से इसका पार्शियल प्रेशर या जो वेपर प्रेशर है वो भी बदल जाएगा। तो ये जिस चीज पर डिपेंड नहीं करता उस पर अगर हम बात करें, तो पहले हम बात करते हैं यहां पर कि पार्शियल प्रेशर डिपेंड किस चीज पर करता है, किस चीज पर नहीं करता है। तो पहली चीज जो डिपेंड नहीं करती है वो ये है कि जो साइज है, ठीक है ना, कंटेनर का। अगर आपने एक कंटेनर लिया छोटे साइज का, एक कंटेनर लिया बड़े साइज का, एक कंटेनर लिया आपने और बड़े साइज का, अब यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और आप इनको हीट कर रहे हो, इन मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो यहां पर, तो कंटेनर का कोई भी साइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी शेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेपर प्रेशर वही रहने वाला है सेम। ये जो मॉलिक्यूल्स जब जाकर के यहाँ इस क्लोज कंटेनर की दीवार पर टक्कर मारेंगे तो सेम वेपर प्रेशर एक मॉलिक्यूल मारता है, ठीक है ना। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार ये छोटे कंटेनर में है या बड़े कंटेनर में है, उस एक मॉलिक्यूल का प्रेशर उतना ही होगा जितना इन, चाहे छोटे कंटेनर में वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या बड़े कंटेनर में वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ये हमेशा सेम उतना ही प्रेशर यहां पर एक्सर्ट करेगा या प्रेशर ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो ये जो साइज है या शेप है, साइज ऑफ कंटेनर, ठीक है ना, इस पर डिपेंड नहीं करता, ना ही शेप पर डिपेंड करता है कि वो किस शेप का है, इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर आप यहां पर दे रहे हो इसको, ठीक है ना, तो होगा क्या? यहां पर टेम्परेचर पा करके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखेंगे तो वो उतने ही फोर्स के साथ में क्या करेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उतने ही फोर्स के साथ में एक प्रेशर लगाएगा यहां पर इसकी दीवारों। तो वेपर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो एक फैक्टर है जो इस वेपर प्रेशर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। आप यहां पर देखो, कम इसको 50 जूल्स प्रोवाइड करो और यहां पर आप इसको 500 जूल्स प्रोवाइड करो, और यहां पर आप इसको 5000 जूल्स प्रोवाइड करो। आप जानते हो कि जब हमने 50 जूल दिए तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम बढ़ेगी, यहाँ धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। आप दो गैस लो और एक गैस पर आप उसको सिम पर चलाओ, स्लो पर, और एक गैस को फुल चलाओ, तो देखो पानी का जो एवेपोरेशन होगा वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? वो सबसे ज्यादा एवेपोरेशन होगा वहां पर जहां पर आपने गैस को बहुत ज्यादा तेज चलाया हुआ है, जहां पर आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ने पर एवेपोरेशन बढ़ता है। एवेपोरेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टक्कर मारेंगे, तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर ये है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और तीसरी जो चीज है
जो प्रभावित करती है या इफेक्ट करती है वेपर प्रेशर को, वो करता है उस सब्सटेंस का नेचर। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, जिसको आप एवोपरेट कर रहे हो, जिसके वेपर्स बन रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहा है, उसका नेचर कैसा है। अब इसको कैसे समझो, ये भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है इसको यहां पर हम समझते हैं। देखो हमारे पास में मान लीजिए कि एक सॉल्वेंट है वाटर, और एक और सॉल्वेंट है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो वेपर प्रेशर है वो दोनों का बराबर होगा या अलग अलग होगा। अगर आप इनको इस कंटेनर में ले लो, दोनों सेम साइज के मैंने कंटेनर ले लिए, सेम अमाउंट में मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इसको हीट प्रोवाइड करने वाला, सेम अमाउंट। यहां पे भी मैं 50 जूल्स हीट प्रोवाइड कर रहा हूं और यहां पर भी मैं 50 जूल्स हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पर ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें, ये वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ क्या है, यहाँ C2H5OH वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, C2H5OH मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडरवाल फोर्सेस हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जब ब्रेक करेंगे तभी ये मॉलिक्यूल अलग होगा। और ये जब मॉलिक्यूल